हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 का बाकी की बुक एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले की जो बुक एक्सरसाइजेज हैं उनका सॉल्यूशन और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। आज हम बाकी की जो बुक एक्सरसाइज हैं, लेट अस लिसन, लेट अस स्पीक, लेट अस राइट एंड लेट अस एक्सप्लोर, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है लेट अस लिसन। क्वेश्चन क्या है? यू विल लिसन टू अ वुमन नरेटिंग अ स्टोरी। आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी। एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। पहले तो आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उसके बाद आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट है जो कि पेज नंबर 46 पे है। मैं आपको ये पढ़ के सुना भी देती हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले ही आपको बताया तो कोशिश करना कि कोई आपके लिए रीड आउट करे और फिर आप आंसर्स फाइंड आउट करें, क्योंकि ये लेटेस्ट लिसन की प्रैक्टिस है, लिसनिंग टास्क है। ठीक है, तो स्टोरी क्या है? हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई विल बी नरेटिंग अ स्टोरी अबाउट अ क्विक विटेड कॉर्टियर इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो किसके बारे में है? एक क्विक विटेड कॉर्टियर विजयनगर के जो साम्राज्य में था। कौन था वो? तेनालीरामन, जिसकी स्टोरी हमने ऑलरेडी पढ़ी है। तो उसकी स्टोरी है ये। स्टोरी क्या है? अ renowned scholar proud his abilities once visited the kingdom of Vijayanagar. You see, he wanted to challenge the scholars in the court of King Krishnadevaraya. The court scholars did not want to accept the challenge as they were worried of being defeated by the visitors. Besides this, they were also afraid that the king would be angry if they refused to face the scholar. ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ में मीनिंग बता दूंगी क्योंकि ये आपका लिसनिंग टास्क है। यहाँ पर जो एक स्टोरी है, एक कोई विजिटर आता है विजयनगर के किंगडम में और वो मतलब कहता है कि उसको कोई हरा नहीं सकता। तो सब डर जाते हैं और जो कॉर्टियर्स हैं वो थोड़ा इस बात से भी डरते हैं कि राजा नाराज होगा अगर वो उसको मना कर देंगे, और वो इस बात से भी नाराज होते हैं कि उनकी बेइज्जती होगी, है ना, अगर वो हार जाएंगे तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। They knew that only the quick wicket तेनाली रामा would be able to manage the situation. अब उनको पता है कि ये सिचुएशन कौन हैंडल कर सकता है? ओनली तेनाली रामन, क्योंकि उसी के पास दिमाग है, उसी के पास बुद्धि है। So naturally they asked him for solution. As expected, Rama told them that he would accept the challenge. तो रामा ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब हुआ क्या? The next day Rama arrived at the palace. Rama and the challengers sat facing each other. There was a bundle wrapped in silk kept near Rama. ठीक है, दोनों एक दूसरे के सामने आए। अब सामने क्या था? एक लकड़ियों का बंडल था जिसको सिल्क के अंदर, मतलब सिल्क के कपड़े के अंदर कवर किया हुआ था। तो रामा के पास था वो। ही प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द बंडल एंड सेड टू द विजिटर, लेट अस स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ तिलक कष्टा महिषा बंधन। मतलब अब उसने बैठते ही उसको बोला कि चलिए ठीक है, दिमाग का टेस्ट है तो आ जाओ, इस बात पे डिस्कस करते हैं। किस टॉपिक पे? तिलक कष्टा महिषा बंधन। द विजिटर वॉज टेकन अबैक। अब विजिटर तो हैरान हो गया कि यार ये क्या बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। He had read thousands of work but he had never heard of this work. उसने बहुत सारे कामों के बारे में पढ़ा था लेकिन ये उसने नाम भी नहीं सुना था। He had no idea what to say. The scholar had to accept his defeat. Ashamed, he quietly left the palace. तो अब उसने बेचारे ने हार मान ली और वो वहां से चला गया। Now the king was curious to know about the great work Rama had mentioned. अब राजा जानना चाहता था कि ये रामा ने क्या बोला था, क्या चीज थी ये, क्योंकि उसको भी नहीं पता था। रामा स्माइल्ड एंड रिमूव द सिल्क क्लॉथ। रामा ने स्माइल किया और वो कपड़ा हटाया। अब उसके नीचे क्या था? देयर वॉज अ ह्यूज बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड विद अ थिक रॉप। अब उसके नीचे क्या था? उसके अंदर क्या था? एक लकड़ियों का गट्ठा था जिसको बड़ी टाइट रस्सी के साथ बांधा गया था, मोटी रस्सी के साथ। द किंग वॉज पजल्ड एंड आस्क्ड द एक्सप्लेनेशन। तो उसने बोला ये क्या है, ये तुमने कैसे, मतलब ये क्या चीज है, इसका रोल क्या है? सो रामा टोल्ड हिम, ओ किंग, तिल इज अ सिस्टम। तिल क्या होता है? तिल जो मतलब जो हम तिल की रेबड़ी वगैरह खाते हैं ना लोहड़ी फेस्टिवल पे, तो कहता है जो तिल है, उसके बाद कष्टा, उसकी स्टिक हो गई, तिल कष्टा हो गया, मतलब सीसम के प्लांट की स्टिक्स हो गई। देन डिस्प्लेइंग द रोप, और उसने फिर रस्सी दिखाई। उसने कहा कि ये क्या है? रोप किस काम आती है? बुफेलो को बांधने के, मतलब बुफेलो को क्या कहते हैं? महिषा। मीन्स बुफेलो बंधन, बंधन मतलब उसको बांधना। तो उसने क्या किया? तिल कष्टा महिषा बंधन, उसको शुद्ध हिंदी में जो है बोल दिया। मतलब लकड़ियों का गट्ठा, तिल की लकड़ियों का जो है गट्ठा एक,
और वो किससे बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है, वो रस्सी जो भैंस को बांधने के काम आती है। इसी से वो कंफ्यूज हो गया। सो दिस इज, सो ये क्या है, तिल कष्ट महिषा बंधन। अब देखो उसके बाद ये आ जाता है द किंग बर्स्ट आउट लाफिंग, किंग हंस पड़ा, हैरान हो गया कि यार तुमने तो बड़ी अच्छी ट्रिक खेली। द पुअर विजिटर हैड बिकम स्केयर्ड हियरिंग सच डिफिकल्ट नेम, वो बेचारा विजिटर जो था वो इतना मुश्किल नाम सुन के डर गया। इन दिस वे रामा हैड थॉट द एरोगेंट स्कॉलर अ लेसन, उसने एक जो एरोगेंट है, वो जो मतलब बड़ी अकड़ मार रहा था कि मैं हूं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, मुझे कोई हरा नहीं सकता, उसको एक लेसन सिखा दिया। नाउ यू विल लिसन अगेन टू द स्टोरी, एज यू लिसन नंबर द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, दो तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और एक आपको क्या करना है, उनको सीक्वेंस में लगाना है कुछ सेंटेंसेस को। तो ये आपका क्वेश्चन है, द रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक वाज, कैसी थी, लूज, थिक या शॉर्ट? सो आंसर इज थिक। द स्कॉलर इज फाइनली रेफर्ड टू एज, स्कॉलर को क्या कहा गया है, इरिटेबल, मिस्चीवियस या एरोगेंट? सो दिस इज एरोगेंट। यू विल लिसन वंस अगेन टू द स्टोरी एंड नाउ यू आर टू सीक्वेंस, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका जो आंसर है ये देखिए क्या है, द ग्रेट, सबसे पहले मैं इसको डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है, द विजिटर वांटेड टू शो हिज सुपीरियरिटी ओवर अदर्स इन द पैलेस, जो विजिटर था वो क्या करना चाहता था, अपनी सुपीरियरिटी शो करना चाहता था सबके आगे। तो पहला जो सेंटेंस है वो हमारा यही है, ठीक है, ये फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस कौन सा है, लास्ट वाला, द कोर्ट स्कॉलर्स वर अफ्रेड ऑफ द किंग्स एंगर। उसके बाद थर्ड जो है वो है सेकंड वाला, रामा एक्सेप्टेड द चैलेंज। देन फोर्थ वन इज द नेक्स्ट वन, रामा हैड अ बंडल टाइड इन सिल्क व्हेन ही केम टू द पैलेस। देन फिफ्थ वन इज, ये वाला फिफ्थ है, रामा शोड द वर्क टू बी अ बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर बाय अ रोप। उसके बाद है द ग्रेट स्कॉलर वॉज अशेम्ड, फर्स्ट वाला जो है वो सिक्स्थ है। और देन द किंग वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द वर्क, 7, एंड एट लास्ट द किंग लाफ्ड एट द एक्सप्लेनेशन, दिस इज 8। ठीक है, आप इसको खुद से अच्छे से रीड करके मैच कर सकते हो कि आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टास्क आता है लेट अस स्पीक। यहाँ पर हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप मिरर के सामने खड़े होके पहले अपना जो भी वर्क है उसको लिख लीजिए, उसके बाद मिरर के सामने खड़े होकर उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। सो येस और नो क्वेश्चंस हैव अ राइजिंग टोन एट द एंड। अगर हम येस और नो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें राइजिंग टोन होती है, जैसे आर यू कमिंग होम। और WH क्वेश्चंस हैव अ फॉलिंग टोन एट द एंड, और जो WH वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जो लास्ट में जाके टोन है वो डाउन हो जाती है और इसमें अप हो जाती है येस नो वाले में। तो WH में क्या होता है, जैसे व्हेन विल यू कम होम, ठीक है, जैसे व्हेन पे ज्यादा प्रेशर दिया जाता है ना, व्हेन विल यू कम होम। और इसमें आर यू कमिंग होम, तो ये हो गया, इसमें जो है टोन ऊपर की तरफ जा रही है और इसमें नीचे की तरफ जा रही है। तो ये जो टोन होती है इसका जो राइज एंड फॉल होता है इसको हम बोलते हैं इंटोनेशन। नाउ वर्क इन पेयर्स एंड मार्क द इंटोनेशन इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन में जो है इंटोनेशन बताना है। टेक टर्न्स टू प्रैक्टिस बाय सेइंग देम अलाउड विद द करेक्ट इंटोनेशन। तो ये आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इज दिस योर कैट, राइजिंग है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैट, फॉलिंग हो गया। विल यू बी गोइंग टू योर विलेज, राइजिंग। व्हाई आर यू गोइंग टू योर विलेज, फॉलिंग। इज दिस वेयर यू लिव, once again rising. Where do you live, falling. Can I meet your parents, rising. How are your parents, falling. Do you have any plans for tomorrow, rising. And what are you going to do tomorrow, falling. तो ये आपको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है और साथ में आपको टोन पे ध्यान देना, इंटोनेशन पे, कि राइजिंग कहाँ हो रही है और फॉलिंग कहाँ हो रही है। What, why, when, how, where and who are the words used to ask questions. ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछने के वर्ड्स हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको हम, these are called question words. Let us use these words and make some questions. अब इनका यूज करते हुए आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे while making questions remember the correct order, आपको ये करेक्ट वर्ड ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। Who is the cleverest character in the story, ये होता है। Who the cleverest character is in the story, ये कई बार हम बोल देते हैं लेकिन ये इनकरेक्ट होता है। ठीक है, सो who is, who के बाद मतलब WH फैमिली का जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, सो वर्क इन पेयर्स एंड टेक टर्न्स एंड आंसर द क्वेश्चंस अबाउट अ ट्रिप दैट यू आर प्लानिंग। रिमेंबर टू यूज द करेक्ट इंटोनेशन व्हाइल आस्किंग दिस क्वेश्चंस। अब आपको इंटोनेशन का भी यूज करना है और क्वेश्चंस को फ्रेम भी करना है, साथ में आपको बोलकर देखना है। जैसे पहला है, और ये एक प्लानिंग के बारे में, एक ट्रेवलिंग मतलब ट्रिप प्लानिंग के बारे में है। हियर आर सम प्रॉम्प्ट। तो फर्स्ट है द डेस्टिनेशन, मतलब आप कहाँ जा रहे हो। सो वेयर आर यू गोइंग फॉर
द ट्रिप, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग फॉर द ट्रिप। नेक्स्ट पर्पस, व्हाई आर यू गोइंग, ठीक है, सो व्हाई आर यू गोइंग। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाउ विल यू गो। देन ड्यूरेशन, व्हेन विल यू कम बैक, ड्यूरेशन मतलब कब कितने दिन वहां रुकोगे, सो व्हेन विल यू कम बैक। ट्रेवल कंपेनियंस, हु आर गोइंग विद यू। एंड एक्टिविटीज, व्हाट वुड यू डू देयर, ओके, आप वहां पर क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू देयर, और व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू वांट टू डू देयर। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम करने हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स एंड टेक टर्न टू आस्क आंसर द क्वेश्चन about the witty characters in folk tales or stories you have read. Use the correct intonation while asking question. Same आपको फिर से क्वेश्चंस पूछने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे योर फेवरेट कैरेक्टर इन द फोक टेल, तो हु का यूज करना है, सो हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन द फोक टेल, ठीक है। जैसे द नेम ऑफ द विटी कैरेक्टर, ओके, द नेम ऑफ द विटी कैरेक्टर, सो हु इज, आपको यहाँ पे क्या करना है, हु लगा देना है, हु इज द विटी कैरेक्टर। द रीजन फॉर हर हिज विट बीइंग इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी, सो वाई का यूज करना है, सो वाई, ठीक है, वाई इज हिज विट बीइंग इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी, और वाई इज हिज विट इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी। नेक्स्ट, व्हाट द मोस्ट फेमस ट्रिक और क्लेवर आइडिया ही यूज, सो आप इसमें व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट इज द मोस्ट फेमस ट्रिक और क्लेवर आइडिया ही यूज। देन द टाइम पीरियड और सेटिंग ऑफ द फोक स्टोरी, व्हेन इज द फोक स्टोरी, ओके, आप इसमें क्या करेंगे, व्हेन इज द फोक स्टोरी और फोक टेल सेट, ठीक है, ये कब सेट हुई थी, किस टाइम पीरियड में सेटिंग की गई है। द वे शी यूज्ड हिज हर इंटेलिजेंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सो हाउ, ओके, सो हाउ ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट, द लोकेशन वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वेयर, ठीक है, द लोकेशन वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, तो सिंपल, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, ठीक है, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, या फिर वेयर डिड द स्टोरी टेक प्लेस, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, वैसे टेक्स है तो डज भी ठीक है, ओके। तो ये था आपका मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड्स वाली एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है लेट अस राइट। अब यहाँ पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको जो है लिखना है जो आपको बताया गया है, और आपको क्या लिखना है, अ नैरेटिव एसे, a narrative essay is written on a personal experience or an imagined experience। मतलब ये जो है आपको एक नैरेटिव ऐसे लिखना, नैरेटिव मतलब नरेशन, नरेशन मतलब जैसे किसी चीज को सुनाना, ठीक है, जैसे हम किसी चीज को कोई चीज बताते हैं ना, जैसे आप मान लो क्लास में अपने फ्रेंड को बता रहे हो, कल मेरे साथ ये हुआ, ठीक है, मैं वहां गया था, मैंने ये देखा, मैं तो हैरान रह गया, मैं तो दुखी हो गया, तो ऐसे करके मतलब आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस उसमें बताते हो, अपने रिएक्शंस बताते हो, और आप अपने फ्रेंड के साथ सारी जो डिटेल में चीजें शेयर करते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नरेशन, किसी चीज को स्टोरी टाइप सुनाना। तो वैसे ही नैरेटिव ऐसे जो है वो लिखा जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस से रिलेटेड। यहाँ पर आपको एक सैंपल ऐसे जो है वो दिया भी गया है, रीड द नैरेटिव ऐसे गिवन बिलो, अ लेसन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन डे, अभी पहले मैं एक बार इसको रीड करती हूँ, उसके बाद आपको साथ साथ बताऊंगी बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसी से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। वन ब्राइट मंडे मॉर्निंग, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वन ब्राइट मंडे मॉर्निंग मतलब बता रहा है कब की बात है, मंडे मॉर्निंग की। अब हुआ क्या था, आई वोक अप टू द साउंड्स ऑफ बर्ड चर्पिंग लाउडली, फॉर वंस आई वाज नॉट लेट फॉर स्कूल, माय यूनिफॉर्म वाज नीटली लेड आउट एंड माय होमवर्क वाज ऑलरेडी packed in my bag. I felt proud of myself for being so organized, but little did I know the day will teach me an important lesson। मतलब यहाँ पर वो पूरी सेटिंग बता रहा है, ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट है, मतलब ये नरेशन सॉरी जो ऐसे है उसका इंट्रो है। यहाँ पर वो सेटिंग बता रहा है कि कब की बात है और क्या क्या सिचुएशन थी, मतलब जैसे वो बता रहा है ना कि मेरी यूनिफॉर्म वगैरह सब तैयार थी, मेरा बैग पैक था, मैं बस स्कूल जाने ही वाला था, ठीक है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि उस दिन मैं एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाला हूँ। तो ये तो हो गया पैराग्राफ का मतलब पार्ट नंबर 1 हो गया, ऐसे का पार्ट नंबर 1 हो गया, जिसमें हम इंट्रो देते हैं, सेटिंग बताते हैं। उसके बाद आता है ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, बॉडी ऑफ द एसे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरी डिटेल देंगे, ठीक है, इसके अंदर ही हम डिटेल्स में साथ में अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, थॉट्स, एक्सप्रेशंस वगैरह ये सब भी बताते हैं, ठीक है। तो जैसे हो गया ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली आवर टीचर मिसेस राव अनाउंस द सरप्राइज साइंस क्विज। अब मॉर्निंग असेंबली में क्या हुआ, हमारी टीचर जो मिसेस राव थी उन्होंने एक सरप्राइज साइंस क्विज
अनाउंस कर दिया। माई हार्ट स्किप द बीट, कहता है मेरा तो दिल बैठ गया। आई हैड स्टडीड द चैप्टर अ वीक एगो, मैंने एक हफ्ते पहले वो चैप्टर पढ़ा था, बट आई फॉरगॉट टू रिवाइज इट एट द वीकेंड, लेकिन मैं रिवाइज करना भूल गया। एज आई सेट एट माई डेस्क विद क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ मी आई फ्रोज, जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आया तो मतलब मैं तो जम सा गया था। कहने का मतलब यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि उस टाइम उसको कैसा लग रहा था। द क्वेश्चंस लुक्ड फेमिलियर, क्वेश्चंस तो जाने पहचाने थे, बट आई कुड नॉट रिकॉल द आंसर्स, लेकिन आंसर्स याद नहीं आ रहे थे। आई ट्राइड माई बेस्ट टू फोकस बट इट वाज नॉट इनफ। लेटर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, आई स्कोर्ड लोअर मच देन आई एक्सपेक्टेड, कहता है जब फिर रिजल्ट आया मेरे मार्क्स कम आए थे। डिसअपॉइंटेड, मैं थोड़ा हताश था, डिसअपॉइंटेड था। आई स्पोक टू मिसेज राव आफ्टर द क्लास, मैंने मैम से बात की। शी स्माइल्ड एंड सेड इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो बट नाउ हाउ कंसिस्टेंटली यू प्रिपेयर, स्मॉल एफर्ट्स एड अप एवरी डे। कहता फिर उस दिन टीचर ने मेरे को ये बताया कि ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि तुम अपना काम जो है मतलब तुम कितना जानते हो, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि तुम कितना कंसिस्टेंस के साथ जो है प्रिपेयर करते हो खुद को, मतलब रेगुलर। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया उसके बाद 10 दिन छोड़ दिया, ठीक है। और कहती है छोटे छोटे जो स्मॉल एफर्ट्स होते हैं हमारे डेली के, वही हमें सक्सेसफुल बनाते हैं, वो मतलब एडअप होते जाते हैं और फिर हमारे लिए एक बड़ी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये था, एक प्रॉब्लम आई और उसका एक सोल्यूशन भी मिल गया। हर वर्ड्स स्टे विद मी, अब यहाँ पर उसने एक लेसन सीखा। ये आ गया कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट जिसमें वो कंक्लूड कर रहा है, बता रहा है कि उसने क्या लेसन सीखा, क्या मैसेज उसको मिला, ठीक है, क्या उसकी आइडिया था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हुआ। फ्रॉम दैट डे ऑन आई मेड इट अ हैबिट टू रिवाइज माई लेसन्स रेगुलरली, उस दिन के बाद कहता है मैंने अपनी हैबिट बना ली लेसन्स को रेगुलरली रिवाइज करने की। इवन इफ देयर वाज नॉट एन इमीडिएट टेस्ट, चाहे टेस्ट हो चाहे ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ऑन टाइम और फिनिशिंग टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब टाइम पे अपना काम खत्म कर लेते हो। इट्स अबाउट बीइंग रेडी फॉर व्हाट्स अनएक्सपेक्टेड, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके सामने कभी कोई बाय चांस कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उस टाइम कैसे तैयार होते हो, कैसे उसको रिस्पॉन्स करते हो। तो ये था एक नैरेटिव ऐसे का एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ वर्क इन पेयर्स एंड चेक द फॉलोइंग फीचर्स, अब ये जो मैंने आपको बताया वही चीज हमें देखनी है क्या इस पैराग्राफ में, इस एसे में ये सब कुछ था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन था। द एसे बिगिन विद द क्लियर एंड एंगेजिंग ओपनिंग, जैसे मैंने आपको बताया वन ब्राइट मंडे मॉर्निंग, बिल्कुल क्लियर एक ओपनिंग हुई, ठीक है। उसने बताया कब की बात है, मंडे मॉर्निंग की बात है, क्या हो रहा था, बर्ड्स वगैरह चर्पिंग कर रहे थे, वो उठा, ठीक है। द इंट्रोडक्शन सेट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नैरेटिव, उसने प्रॉपर बताया कि मैं स्कूल जा रहा था, मेरी यूनिफॉर्म तैयार थी, मेरा सब बैकपैक वगैरह सब रेडी था। द सेंट्रल आइडिया और पर्पस इज क्लियर, और उसके बाद पर्पस भी क्लियर था कि वो स्कूल से रिलेटेड कुछ बात करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बॉडी ऑफ द एसे, इवेंट्स आर नरेटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में बताया ना कि पहले टीचर ने अनाउंस किया, फिर मेरा दिल बैठ गया, फिर मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट थे, उनको देख के मैं मतलब फ्रीज हो गया, ठीक है। फिर रिजल्ट आया, फिर उसने टीचर से बात की, प्रॉपर सीक्वेंस है। ऐसे नहीं कि पहले टीचर से बात कर ली, बाद में बोल रहा है कि मेरा दिल बैठ गया, फिर बोल रहा है कि मेरे को उन्होंने अनाउंस किया कि टेस्ट था, उल्टा पुल्टा नहीं है, सीधा एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स आर यूज, डिटेल्स प्रॉपर दी गई हैं। कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर क्लियरली डिस्क्राइब, ठीक है, कहाँ की बात है, स्कूल की बात है, सेटिंग बताई गई है, क्या था, सिचुएशन क्या थी, कैरेक्टर्स मिसेज राव का नाम लिया गया है। द नरेटर्स इमोशंस और थॉट्स आर शेयर्ड, आई फ्रीज, माई हार्ट स्किप द बीट, ये सब क्या है, उसकी इमोशंस हैं, उसका थॉट प्रोसेस है कि दिमाग में उसके क्या चल रहा है, ये सब भी उसने शेयर किया है। द एसे इंक्लूड्स अ चैलेंज, अब एक चैलेंज था, प्रॉब्लम थी और एक वो टर्निंग पॉइंट भी था, मतलब वहां पे स्टोरी में ट्विस्ट था कि अब क्या होगा नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड में उसने कंक्लूजन को ऐड किया। द एसे एंड्स विद एन आउटकम, लास्ट में एक रिजल्ट मिला। अ लेसन और अ मैसेज इज क्लियरली स्टेटेड, एक लेसन और एक मैसेज भी बताया गया। उसके अलावा राइटिंग स्टाइल, अगर राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो ये पर्सनल राइटिंग स्टाइल में लिखा गया। द टोन इज पर्सनल एंड एंगेजिंग, पर्सनल कब होता है, जब हम पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करते हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, आर, अस, ये सब हमसे रिलेटेड है, मेरे से रिलेटेड है, तो ये मेरे पर्सनल है, ठीक है। तो ये पर्सनल हो गया। और एंगेजिंग मतलब हाँ अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, मतलब हमें अच्छा लग रहा है, हमें भी बीच में उसने इन्वॉल्व किया है। फर्स्ट पर्सन नरेशन इज यूज, ये मैंने अभी आपको बताई है, फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। देन लैंग्वेज, लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, होनी चाहिए तभी समझ आता है बच्चों को या जिसको भी, ठीक है। ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स आर करेक्टली यूज। नाउ यहाँ पे आपको बताया गया नैरेटिव ऐसे होता क्या है। नैरेटिव ऐसे focuses on sharing a personal experience to convey a specific lesson, reflection or an idea. It has an introduction, body and conclusion. तीन पार्ट्स में आपको लिखना है, सबसे पहले इंट्रो देनी है, फिर बॉडी बताना है, फिर उसके बाद कंक्लूजन देना है। अब आपको यहाँ पे दो टॉपिक्स दिए गए हैं, इनके बारे में आपको एक नैरेटिव ऐसे जो है वो लिखना है, इन्हीं चीजों को कवर अप करते हुए। जैसे पहला है द डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कौन से दिन की बात है, या कोई इवेंट था, या आपके स्कूल में कोई फंक्शन था और आपकी एक टीम बना दी गई,
ठीक है। तो अब उसके बाद आप एक प्रॉब्लम बताएंगे, जैसे आपकी टीम में कोई एक पर्सन ऐसा था जिससे आपकी झगड़ा हो गया था, या आपकी टीम में वो मेंबर्स थे जिनके साथ आपने कभी बात भी नहीं की थी, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो उसमें नहीं थे, तो आपका मन कर रहा था कि आप अकेले ही उस पर काम कर लो, या आप उस टीम को छोड़ दो, या आप स्किप कर दो, लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे ये काम करना है, ठीक है। फिर आपने मिलके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, अपने एक प्लान बनाया, स्ट्रैटेजी बनाई, और उस काम को, प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से किया कि आपका वो काम बहुत अच्छे से हो गया। उस दिन फिर आपने सीखा कि टीम में जब हम काम करते हैं तो रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा बेटर आते हैं अकेले करने की बजाय। तो ये हो गया द डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क। ऐसे ही स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेड अ डिफरेंस, मतलब जैसे किसी की आपने हेल्प की, ठीक है। कोई आपकी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आया था, वो काफी टेंशन में था, आप स्कूल से भी रिलेट कर सकते हो, पर्सनल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने किसी की हेल्प की, उसके लिए काइंडनेस दिखाई, और उसकी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो गई, और आपने भी एक लेसन सीखा। तो यहाँ पे आपको नैरेटिव स्टाइल में एक जो है ऐसे लिखना है, दोनों में से किसी एक टॉपिक पे आप लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो, मैं उसको थोड़ा चेक कर दूंगी, बता दूंगी आपको कहीं पे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो। अब लास्ट हमारे पास है लेट अस एक्सप्लोर। ये सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ नया जो है वो होता है। जैसे अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लाइमरिक्स के बारे में। लाइमरिक्स क्या होती है? लाइमरिक्स जो होती है वो एक 5 लाइन की फॉर्म होती है, सिर्फ 5 लाइन्स की, जिसके अंदर एक प्रॉपर राइमिंग स्कीम होती है, और लास्ट की लाइन में एक ट्विस्ट होता है, मतलब लास्ट की लाइन में पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो जाता है। पहले किसी और चीज की बात कर रहा है, लास्ट की लाइन में कुछ और ही बोल देगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लाइमरिक। हो सकता है आप में से कईयों ने ये पहली बार सुना हो, तो आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो क्लास 7 की, अगर आपका कोई भाई बहन फ्रेंड आपके स्कूल में कोई बच्चा है, उसकी आप क्लास 7 की जो पूर्वी बुक है वो ले लेना। उसमें फनी मैन एक पोम है, सेकंड पोम, उसमें भी ये लाइमरिक के बारे में बताया गया, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे आप लाइमरिक्स के एग्जांपल्स लेकर खुद भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक लाइमरिक दी गई है, पहले इसको पढ़ना है आपको, और फिर क्रिएट वन ऑफ योर ओन, आपको एक खुद से लिखनी है। राजू फ्लू हिज काइट इन द स्काई ऑन स्काई सो वाइट, इट सोared with grace full of pride, but a crow came along singing its song, and now it's the crow on a joyride। मतलब देखो, ए और लास्ट में भी ए, और यहाँ पर बी बी, तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी बी ए है। और इसके अलावा क्या है, मतलब लास्ट की लाइन में एक ट्विस्ट है, मतलब पहले वो काइट की बात कर रहा है, फिर क्रो के बारे में, फिर वो बोल रहा है कि ये तो क्रो की एक राइड बन गई, ठीक है। तो ये मतलब ऐसी होती है, 5 लाइन की फॉर्म होती है, जिसके अंदर लास्ट की लाइन में एक कोई ट्विस्ट छिपा रहता है। ओके, तो ये आपको लाइमरिक के बारे में पढ़ना है। सेकंड है आपका गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड द स्टोरी ऑफ योर चॉइस। आपको लाइब्रेरी जाना है, अपनी चॉइस की कोई स्टोरी रीड करनी है, उसका थीम, उसका इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करना है। लेकिन आपको क्लास में ऐसे शेयर करना है, ऐसे नहीं कि बेंच पे बैठ के 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और बोल रहे हो मैम ये कर रहे हैं, ठीक है। क्लास में जितना आप ज्यादा शो करेंगे, शेयर करेंगे अपने टीचर के सामने, बाकी सारी क्लासमेट्स के सामने, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। लास्ट वन इज यू मस्ट हैव रेड स्टोरीज ऑफ विट ह्यूमर एंड विजडम इन योर ओन लैंग्वेज और इंग्लिश। आपने इंग्लिश में या अपनी लैंग्वेज में स्टोरीज पढ़ी होंगी विट, ह्यूमर एंड विजडम के बारे में। इसमें आप अकबर बीरबल की कहानियां, तेनालीराम की कहानियां, या किसी भी और कैरेक्टर की कहानियां जो वो एड ऑन कर सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ दी स्टोरीज। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितनी भी आपने स्टोरीज पढ़ी है उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। सपोज आपने एक लिस्ट बनाई, अब आपके फ्रेंड ने भी एक लिस्ट बनाई, ठीक है, उसने भी 5 स्टोरीज लिखी। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, make the list of the stories you have read on the chart paper. Each student should read at least one new story from the list। अब आपको क्या करना, जैसे आपने ये 5 की लिस्ट बनाई, आपके फ्रेंड ने बनाई, हो सकता है आपकी लिस्ट में से आपके फ्रेंड ने कोई ना पढ़ी हो, और आपके फ्रेंड की लिस्ट में से आपने ना पढ़ी हो। जब पूरी क्लास बनाएगी तो काफी जो स्टोरीज की लिस्ट सामने आएगी, तो आपको क्या करना है, कोई भी किसी की लिस्ट में से एक न्यू स्टोरी जो है वो रीड करनी है, ठीक है। ये वैसे आप लोग करते नहीं हो सीरियसली, बट आई थिंक आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने खुद ने कोई एक स्टोरी पढ़ी और आपको कोई नई स्टोरी का नेम मिल गया तो आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है, और ये लाइमरिक के बारे में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके अच्छे से काम आने वाला है। आगे भी इसके बारे में हम कभी कभी डिस्कस करेंगे, मतलब किसी किसी टॉपिक्स में मिलेगा ये आपको। जैसे अभी 7th क्लास में भी है, अब जिसने 7th में अच्छे से सीख लिया होगा वो 8th में भी इसको सीख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है, इसकी सारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। नैरेटिव जो ऐसे है इसका जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि हो सकता है ये टीचर आपका एग्जाम में जरूर इसको इंक्लूड करेगा, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस है। पूरा पेपर आपका जो है इन्हीं बुक में से सेट होने वाला है, क्योंकि इसमें ग्रामर भी है, इसमें राइटिंग स्टाइल भी है, राइटिंग स्किल्स भी है, अनसीन पैसेजेस भी है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस टॉपिक्स। ओके, सो आज के लिए तो बस इतना ही। अभी हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी स्टार्ट करवाने की, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दिया करो,
क्योंकि आप लोग लाइक और शेयर जब नहीं करते हो तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरा मन करता है कि ना ही बनाऊं, पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं चलो बच्चों की हेल्प तो करनी ही है। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।